हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आज जो है हम लोग मौर्योत्तर काल एक मिनट रुकना, कैसे भाग रहा है भाई तू। आज जो है हम लोग मौर्योत्तर काल को मौर्योत्तर काल के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ पर आए हुए हैं। तो इसमें हमारा जो है मौर्योत्तर काल में पहला प्रश्न, लेकिन जो है हमारी सीरीज का 37वां प्रश्न है। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया। अपाला, नागनिका, यशोदा, महाप्रजापति, गौतमी। तो इसमें जो है नागनिका ने जो है शासन किया था अपने पति की मृत्यु के पश्चात जो है प्राचीन भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्राचीन भारत में रानी नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका या नागनिका अंगी कुल के एक महारथी त्रिकायरो की पुत्री थी। पूछा जा सकता है नागनिका जो है किस कुल की थी, तो अंगी कुल की एक महारथी जो था त्रिकायरो की जो है पुत्री थी। ठीक है, और ये किसकी पत्नी थी सातकर्णी की। ठीक है, रानी नागनिका ने नाना घाट के लेख के अनुसार सातकर्णी प्रथम द्वारा अश्वमेघ, राजसूय आदि यज्ञों का जो है आयोजन किया था। नागनिका वेदी, श्री और सती श्री की माता थी। पूछा जा सकता है नागनायिका जो है किसकी माता थी, तो वेद श्री और सती श्री की माता थी। ठीक है, व्हीलर और रेप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेद श्री की अल्पवयस्कता की अवधि में अभिभावका के रूप में शासन किया था। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है, कार्दात्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं। ताम्र, रजत और क्या है प्रोटीन, गोल्ड यानी कि स्वर्ण। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा ताम्र जो है ये कार्दमक क्षत्रपों ने जो है सबसे अति दुर्लभ सिक्के जो है ताम्र धातु के जो है प्रस्तुत किए थे या प्रचलित किए थे। ठीक है, कार्दमक के पश्चिमी क्षत्रप शक शासक थे जिन्होंने पश्चिमी और मध्य भारत पर शासन किया। इनकी राजधानी उज्जैन थी। जो क्षत्रपक शक शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी, उज्जैन थी। ठीक है, इन्होंने कहाँ शासन किया था, पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, शासन किया और इन्हें अति दुर्लभ ताम्र के सिक्कों का प्रचलन किया था। और इन्होंने ही क्या किया था, अति दुर्लभ जो ताम्र के सिक्के थे उसका प्रचलन किया था। रुद्रदामन प्रथम इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक था। रुद्रदामन प्रथम ये पूछा जा सकता है किस वंश के थे, तो शक वंश के थे। किस वंश के थे, शक वंश के थे। आगे रुद्र सिंह तृतीय ने को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर इस वंश का अंत कर दिया था। पूछा जा सकता है शक वंश का अंत किसके समय में हुआ, तो रुद्र सिंह तृतीय के समय में किसने हराया था उनको, चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराकर जो है इस वंश का अंत कर दिया था या इस वंश को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर के गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था। यूक्रेटाइडिस, मिनांडर, अपोलोडोटस, हेलियोडोरस। तो इसका ऑप्शन देख लो बाबू, पढ़ लो अच्छे से। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ किसने बनवाया था, यूक्रेटाइडिस, मिनांडर, अपोलोडोटस, होलियोडोरस। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, होलियोडोरस। ये जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक बाबू, चलिए अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या, पहले हम जो है इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस इसका हम पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेस नगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ हेलियोडोरस ने बनवाया था। हेलियोडोरस वैदिक धर्म की व्यापकता से प्रभावित होकर भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था। पूछा जा सकता है हेलियोडोरस जो है वो उसने कौन सा धर्म स्वीकार किया था, तो भागवत धर्म स्वीकार कर लिया था तथा भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था।
जो है इसी ने जो है गरुड़ ध्वज स्तंभ जो था, ये जो है इसी से प्रेरित होकर, भागवत भक्ति भाव से ही प्रेरित होकर इसने जो है इसका निर्माण करवाया था। ठीक है बाबू। उस मंदिर के सामने गरुड़ ध्वज नामक स्तंभ बनवाया, और जो है जो मंदिर बनवाया उसी के सामने जो है गरुड़ ध्वज नामक जो है स्तंभ भी इसने बनवाया था। ठीक है। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सिमुक जो था वह किस वंश का संस्थापक था? पांड्य वंश का, सातवाहन का, चोल का, चेर का? तो इसका ऑप्शन आप लोग अच्छे से पढ़िए, तो जो है आप लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। पांड्य का, सातवाहन का, चोल का, चेर का। सिमुक किस वंश का संस्थापक था, ये आप लोग बताइए। चलिए मैं बताता हूं। सातवाहन। कहां का था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है। सिमुक ने कौरव शासक सुशर्मन की हत्या कर नवीन ब्राह्मण वंश आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। पूछा जा सकता है किसने जो है, ये तो प्रश्न पूछा ही, सिमुक जो है किस वंश का संस्थापक था, इस तरीके से पूछा जा सकता है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक था। इसने किसको हराया था? कौरव शासक जो है सुशर्मन को हराया था। ठीक है। इस वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। भाई किस वंश का? सिमुक वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी था। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इन्होंने सीसे और पोटीन के सिक्के चलवाए थे। पूछा जा सकता है सीसे और पोटीन के सिक्के किसने चलवाए थे, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चलवाए थे। ये किस वंश का था? सिमुक वंश का था। किस वंश का था? सिमुक वंश का था। इसने क्या चलवाया था? सीसे और जो है पोटीन के सिक्के चलवाए थे। ठीक है। चलिए अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल का जो है प्रश्न जो आया हुआ है उसको जो है हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रश्न सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। ये देखो गिरनार जो है रुद्रदावन में मिला हुआ है। ठीक है। गिरनार जो है रुद्रदावन प्रथम में मिला हुआ है। भित्री जो है पुलकेशिन द्वितीय में मिला हुआ है। हाथी गुम्फा जो है खारलेख से, और जो है नासिक जो है वो गौतमीपुत्र से मिला हुआ है। ठीक है। खारवेल से। ठीक है। तो इसमें कौन सा जो है वो सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है? ठीक है। पहला गिरनार जो है वो रुद्रदावन प्रथम से मिला हुआ है। भित्री जो है पुलकेशिन द्वितीय से मिला हुआ है। हाथी गुम्फा जो है खारवेल से मिला हुआ, नासिक जो है गौतमीपुत्र से। ये जो है अभिलेख जो है इसमें से 3 सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। चौथा वाला भित्री जो है, भित्री अभिलेख जो है ये जो है स्कंद गुप्त ने लिखवाया था। किसने करवाया था? स्कंद गुप्त जो है इस टाइम शासक था। कौन था? स्कंद गुप्त था। ठीक है। देखो बाबू इसकी व्याख्या देखो। अभिलेख जो है शासक कौन था? गिरनार का रुद्रदामन था। भित्री का स्कंद गुप्त था। हाथी गुम्फा का जो है खारवेल था। नासिक का जो है गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी था। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी था। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नांकित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? हस्तिवर्मन, मंतराज, व्याघ्रराज, विष्णुगोप। ठीक है। व्याघ्र राज या फिर जो है विष्णुगोप या मंतराज, और क्या है? हस्तिवर्मन। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था, मतलब उनके समकालीन कौन था? तो इसमें हमारा हो जाएगा डी, विष्णुगुप्त जो है वो इनके समकालीन था समुद्रगुप्त के। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुप्त वंश के चौथे शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था, जिसके विषय में प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण स्रोत है। पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त के मतलब कि बारे में कौन सा जो है कहां से महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होता है, तो प्रयाग प्रशस्ति से जो है प्राप्त होते हैं। ये किसका उत्तराधिकारी था? गुप्त वंश के चौथे शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का जो है उत्तराधिकारी था। ठीक है। इसके शासनकाल में कांचीपुरम का शासक विष्णुगुप्त था। प्रयाग प्रशस्ति 33 पंक्तियों में समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण राज्याधिकारी हरिशेर द्वारा उत्कीर्ण कराया गया है।
प्रयाग प्रशस्ति में जो है 33 पंक्तियां जो है समुद्रगुप्त के महत्वपूर्ण राज्य अधिकारी हरिशेर द्वारा जो है लिखवाया गया था, या फिर उसका जो है खुरेदा गया था, या उत्कीर्ण उसको किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें। प्रयाग प्रशस्ति में ही दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के 12 शासकों के नाम दिए गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति में ही जो है दक्षिणापथ या दक्षिण भारत के जो है 12 शासकों के नाम दिए गए हैं, जिनको समुद्रगुप्त ने जो है क्या किया था, पराजित किया था। पहला जो है कौशल के शासक महेंद्र को, विस्तार जो इनका कहां तक था, रायपुर, दुर्ग, संबलपुर, बिलासपुर। ठीक है, इनको जो है इन्होंने पराजित किया था। किसको? कौशल के शासक महेंद्र को। किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ठीक है, दूसरे कौन है? महाकांतर के शासक जो है व्याघ्रराज को। ठीक है, ये उड़ीसा का जयपुर जो है जंगल जो है इनके में था। ठीक है, इनको भी इसने पराजित किया था। कौशल का शासक जो है मंतराज, मध्य प्रदेश का सोन क्षेत्र, इनको भी पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। पृष्ठपुर का महेंद्रगिरी, इसको भी जो है पिठासुरम, पूर्वी गोदावरी जिला जो है इसके पक्ष मतलब अंतर्गत आता, तो इनको भी पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, कोट्टूर का स्वामी दत्त, गंजाम जिला है, ये इनके अंतर्गत आता था, स्वामी दत्त के अंतर्गत आता था। इसको भी जो है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। एडपाली का राजा दमन, चीका कोले या पश्चिमी गोदावरी जिला। ठीक है, इसको भी जो है समुद्रगुप्त ने जो है पराजित किया था। कांची का विष्णुगोप, इसको भी पराजित किया था। चिंगलेपुर जिला इसके अंतर्गत आता था। ठीक है, अवमुक्त का नीलराज, गोदावरी घाटी इसके अंतर्गत आती थी, इसको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। वेही का हस्तिवर्मा, कृण गोदावरी घाटी के स्लोर जो है इसको भी पराजित किया। पालक का अग्रसेन, इसको भी पराजित। देवराज का कुबेर, विशाखापट्टनम, येला मंचली, विशाखापट्टनम में येला मंचली, इसको भी जो है पराजित किया था। ठीक है, कुस्थलपुर का धनंजय, तमिलनाडु का उत्तरी आर्काड, इसको भी जो है इन्होंने पराजित किया था। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, 43वां प्रश्न। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, ऐहोले प्रशस्ति, सॉरी इसमें हिंदी में गलत लिखा हुआ है, एलहोल प्रशस्ति। ठीक है, अयोध्या अभिलेख, भितरी स्तंभ अभिलेख। ठीक है, भितरी स्तंभ अभिलेख। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, ये आप लोग बताइए। किस अभिलेख में कालिदास और भारवी दोनों के उनके नामों का उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति हो गया, एलहोल प्रशस्ति हो गया, अयोध्या अभिलेख हो गया, भितरी स्तंभ अभिलेख हो गया। तो एलहोल, ये जो हमारा सही हो जाएगा, एलहोल प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, ये भी कह सकते हो भाई। ठीक है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल शिलालेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख है। यह भाषा जो है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन? ये जो इन लोगों का नामों का उल्लेख मिलता है, ये जो है ऐहोल जो है शिलालेख है, उसमें जो है इनका जो है संस्कृत में मिलता है। ठीक है, 44वां प्रश्न हमारा क्या है, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन मिलता है? किरातार्जुनी, शिशुपाल वध, कुमार संभव, नैषद रचित। ठीक है, नैषद चरित, किरातार्जुनी। ठीक है, किरातार्जुनी और क्या है, शिशुपाल वध, कुमार संभव, नैषद चरित। तो इसमें किस में मिलता है? भगवान कार्तिकेय का जो है जन्म का वर्णन मिलता है, तो कुमार संभव में। किस में मिलता है? कुमार संभव में मिलता है। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। और इसकी रचना किसने की थी? कालिदास जी ने की थी। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या। कालिदास की रचना कुमार संभव में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है। कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, जिसमें कार्तिकेय के जन्म के अतिरिक्त प्रकृति चित्रण भी किया गया है। किरातार्जुनी भारवी की रचना है, भारवी की रचना है। किसकी है? भारवी की रचना है, जिसमें भगवान शंकर
किरात जंगली धनुर्धर के रूप में अर्जुन पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन किया गया है। किरात अर्जुनीय जो है वो किसकी रचना है? भारवी की है। और इसमें शंकर जी जो है एक जो है जंगली धनुर्धर बनकर आते हैं, जिसमें जो है अर्जुन और पांडव की परीक्षा लेने का वर्णन मिलता है। श्री हर्ष ने नैषध चरित को लिखा है। श्री हर्ष ने किसको लिखा है? नैषध चरित को लिखा है। ठीक है बाबू, किसको लिखा है? नैषध चरित को लिखा है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है, जिसका वाचक है वह क्या है? स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का, कांस्य सिक्का। मतलब जो है दिनार किसको कहा जाता था? ठीक है, तो स्वर्ण सिक्कों को जो है दिनार कहा जाता है। गुप्त अभिलेखों में जो है दिनार सिक्का वाचक है जो, वह जो है किसको कहा जाता है? स्वर्ण सिक्कों को कहा जाता है। ठीक है, गुप्त अभिलेखों में वर्णित दिनार स्वर्ण सिक्के के लिए प्रयुक्त हुआ है। दिनार उच्च मूल्य के सिक्के थे जो बड़े व्यापारिक लेन देन के लिए प्रयुक्त होते थे। गुप्त काल में चांदी का सिक्का रूपक तथा तांबे का सिक्का मासक था। चांदी का सिक्का क्या था? रूपक था। और तांबे का सिक्का क्या था? मासक था। किसके समय में? गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है चांदी का सिक्का क्या था? रूपक था। और जो है तांबे का सिक्का क्या था? मासक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की वह था पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। क्या था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या क्या था? सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह क्या था? पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली, अयोध्या। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? कन्नौज। क्या सही हो जाएगा? कन्नौज। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी में, मतलब इनका शासन काल रहा। ठीक है, ने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित किया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का जो है महान शासक था। हर्षवर्धन जो है वो किस वंश का शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। ठीक है, वह बौद्ध मतावलंबी शासक था जिसके दरबार में ह्वेनसांग नामक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु आया था। ठीक है, इन्हीं के समय में जो है किसके? हर्षवर्धन के जो है शासनकाल में या फिर दरबार में ही जो कौन आया था? ह्वेनसांग नामक जो है चीनी बौद्ध भिक्षु आया था। ठीक है, सही उत्तर का जो है सुमेल करना और फिर सही उत्तर का जो है चयन करना है। ठीक है बाबू, चंद्रगुप्त जो है दत्ता देवी उनके सामने मिलाना है हम लोगों को। ठीक है, चंद्रगुप्त का जो है दत्ता देवी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग बताएंगे उनके सामने क्या है, लेकिन मिलाना है हम लोग को कौन किस में जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त, कुबेर नागा, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमेर देवी, सॉरी कुमार देवी। ठीक है, कुमेर देवी मैंने पढ़ दिया, कुमार देवी। और जो है कुमार गुप्त जो है प्रथम जो है अनंत देवी, इनके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वो जो है कुमार देवी, चंद्रगुप्त जो है वो तीसरे में आएंगे। ठीक है, और समुद्रगुप्त जो है दत्ता देवी, मतलब वो पहले में जाएंगे। ठीक है, दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है कुबेर नागा में। ठीक है, रानियां इनकी कौन थी? किन की रानी कौन कौन सी थी? तो चंद्रगुप्त की जो है कुमार देवी थी, और समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा थी, और कुमार गुप्त की अनंत देवी ही थी। ठीक है, कौन थी? अनंत देवी ही थी। चलिए आगे देखते हैं, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा? पहला, पहला इसका कोड हो जाएगा। ठीक है बाबू, पहला इसका कोड हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। ये देखिए दिया हुआ है ना, चंद्रगुप्त की जो है रानी कौन थी? कुमार देवी थी। समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की कुबेर नागा, और जो है कुमार गुप्त प्रथम की अनंत देवी थी। ये इनकी रानियां थी। ठीक है, फाहियान भारत कब आया? फाहियान जो है भारत कब आया था? 349 एडी में, 374 एडी में, 384 एडी में, 399 एडी में। ठीक है, तो आप लोग बताइए कब आया था? तो 399 ईस्वी में
फाहियान जो है भारत आया था। कब आया था? 399 ईस्वी में फाहियान जो है भारत आया था। चलिए इसके बारे में हम और जानकारियां देख लेते हैं। चीनी यात्री फाहियान जो है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भारत आया था। फाहियान जो है चीनी यात्री था, वो 399 ईस्वी में कहां पर आया था? भारत आया था। ठीक है, किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, इसने जो अपनी यात्रा वृत्तांत, 1 मिनट रुकना भाई। चलो बाबू, तो ठीक है, देखते हैं। इसने जो है अपना यात्रा वृत्तांत जो है, इसने अपने यात्रा वृत्तांत में मध्य देश के ब्राह्मणों का देश का है। मध्य देश को ब्राह्मणों का क्या का है? देश का है। ठीक है, प्राचीन काल में आने वाले अन्य विदेशी यात्री जो है, विद्वान जो है, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस जो है बिंदुसार के समय में आया था। डायमेकस ही है। डायोनीसियस ये जो है अशोक के दरबार में आया था। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। वेनसांग हर्षवर्धन के। डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस जो है बिंदुसार के में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और जो फाहियान ने जो है अपने यात्रा वृत्तांत में जो है मध्य देश को क्या कहा है? ब्राह्मणों का देश कहा है। ठीक है, प्राचीन काल में आने वाले अन्य जो विदेशी यात्री हैं उनको आप लोग जरूर से याद कर लेंगे। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। डायोनीसियस जो है अशोक के दरबार में आया था। वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है बाबू, चलिए अब आगे देखते हैं। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? शालिशुक, बृहद्रथ, कुणाल, इंद्रपालित। ठीक है, शालिशुलक, बृहद्रथ, कुणाल, इंद्रपालित। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बृहद्रथ। बाणभट्ट ने हर्षचरित में जो है किसका उल्लेख किया है? किस शासक का उल्लेख किया है? तो बृहद्रथ का, जो कि मौर्यकालीन शासक था। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारियां हम लोग देख लेते हैं। बाणभट्ट पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के दरबारी कवि थे, जिसने अपनी रचना हर्षचरित में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को प्रज्ञा दुर्बल बुद्धिहीन शासक कहा है। इनकी अन्य पुस्तकें कादम्बरी, चंडी शतक हैं। बाणभट्ट की अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? कादम्बरी, चंडी शतक हैं। ये आप लोग याद कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है बाबू। इनकी पुस्तकों से जो है एक आध बार क्या लगभग आ ही जाते हैं प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाणभट्ट जो है वो किसके कवि थे? तो पुष्यभूति वंश के राजा हर्ष के जो है दरबारी कवि थे। और इन्होंने रचना क्या क्या की थी? हर्षचरित की थी, कादम्बरी की थी और चंडी शतक की थी। तो हर्षचरित में जो है मौर्य शासक जो है बृहद्रथ की जो है व्याख्या की गई या फिर उनकी चर्चा की गई, और उनको क्या कहा गया है? एक दुर्लभ जो है शासक या बुद्धिहीन शासक जो है कहा गया है। ठीक है, कामेल एवं थॉमस ने हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया। पूछा जा सकता है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो कावेल और थॉमस ने। किसने किया था? कावेल और थॉमस ने किया था। ठीक है, अब आगे जो है चोल एवं राजपूत काल, ये जो है बाबू अब कल की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक डेली में कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों की क्लासेस निरंतर चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल study@2.8 पर मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।